आज जो आपका चैप्टर है वो लेसन 7 होगा हिस्ट्री का। एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, और इसकी हिस्ट्री होगी लगभग 14वीं से 16वीं सदी तक का आप इतिहास पढ़ोगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विजयनगर या हम्पी एक ही शहर के नाम है, कि खोज सर्वप्रथम किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानकारी हमें जो है किन किन स्रोतों से मिलती है? तो सबसे पहले विजयनगर साम्राज्य हम्पी की खोज जो है 1800 ईस्वी में जो है सबसे पहले कर्नल कॉलिन मैकेंजे ने की थी। ठीक है, कॉलिन मैकेंजी जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत थे। विजयनगर साम्राज्य के बारे में जो है जानकारी हमें जो है अलग अलग स्रोतों से मिलती है। सबसे पहले अभिलेख 1836 से ही अभिलेख करता, जो अभिलेख जो है लिखते हैं या उसका अध्ययन करते हैं, उन्होंने जो है हम्पी के अन्य मंदिरों के कई दर्जन अभिलेखों को इकट्ठा किया था। हम्पी में जितने भी मंदिर थे वहाँ पे लिखे गए जो अभिलेख थे उसको इकट्ठा किया, कलेक्ट किया, और ये जो है कई भाषाओं में थे और इसकी तुलना जो है साहित्य से की गई। नेक्स्ट चलते हैं स्थापत्य के नमूने, मतलब मंदिरों वगैरह की जो नक्काशी थी सुंदर सुंदर, उसके जो है नमूने भी इन्होंने इकट्ठा किए। विरूपाक्ष मंदिर तथा पंपा देवी के मंदिर, यहाँ के घरों के स्थापत्य नमूने जो है इनका अध्ययन किया गया। 1876 में मंदिर की दीवारों के जो अभिलेख थे उसका अध्ययन JF फ्लीट द्वारा किया गया था। इसके आगे चलते हैं कि चित्रकार जो है चित्रकारी के जरिए जो पेंटिंग्स वगैरह है उनके जरिए भी हमें जो है जानकारी मिलती है। जैसे 1856 ईस्वी में चित्रकारों ने यहाँ के विशाल भवनों का रेखा चित्र बनाया। शोधकर्ता जो है इन चित्रों का अध्ययन करते। 1856 में अलेक्जेंडर ग्रीनिले ने हम्पी के पुरातात्विक अवशेषों को विस्तृत चित्र जो है लिए थे और उसका अध्ययन किया था। नेक्स्ट चलते हैं यात्रा वृत्तांत। इतिहासकारों ने इतिहास का पुनर्निर्माण करने के लिए विदेशी जो यात्री थे, वो तेलुगु, कन्नड़, तमिल, संस्कृत में जो लिखे गए साहित्य थे उनसे भी जो है जितनी भी जानकारी इकट्ठा हो सकी उसको लिया है और उसका जो है एक तरीके से अध्ययन किया है और उसके बाद इतिहास का जो है निरीक्षण किया है। मैकेंजी द्वारा स्रोतों की जो आरंभिक सर्वेक्षण के बाद इकट्ठा किया गया और पुस्तक के माध्यम से एक साथ उसे जोड़ा गया था। 1902 में जॉन मार्शल के अधीन संरक्षण कार्य आरंभ हुआ। संरक्षण कार्य में मतलब इसको सुरक्षा देने का काम शुरू किया गया। ठीक है, जॉन मार्शल द्वारा 1902 में। इसके साथ हम देखते हैं कि इसका विस्तृत विवरण जो है समझते हुए 1986 में हम्पी को जो है यूनेस्को ने, आप सबको पता है संयुक्त राष्ट्र संघ की एक जो है शाखा है यूनेस्को, उसने पुरातत्व स्थल घोषित कर दिया था, मतलब कि पुरानी चीज़ों का स्थल जहाँ से हम अपने इतिहास को जान सकते हैं। कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने यह महत्वपूर्ण कार्य मानचित्र के आधार पर चित्रित किया था। ये सारा जो है जितना भी हम्पी का नगर है उसे एक मानचित्र, एक मैप के जरिए जो उन्होंने दिखाया था। संपूर्ण क्षेत्र को 25 वर्गाकार भागों में बांट दिया और प्रत्येक वर्ग को वर्णमाला के एक अक्षर से जो है इंकित किया, वर्णमाला क ख ग जिसे कहा जाता है, और फिर उसे छोटे वर्गों की छोटी इकाइयों में बांट दिया था। ठीक है, ये मानचित्र जो उन्होंने मैप को कैसे जो है अलग अलग वर्गों में बांटा उसके बारे में बताया जा रहा है। इससे हजारों संरचनाओं के अंश से छोटे स्थल या आवासों को जो है विशाल मंदिरों को जो है दोबारा से पुनः उजागर किया गया। उनका बारीकी अध्ययन जो है बाजार, मंदिर, महलों को जो है किया जा सका और इसका विस्तृत विवरण जो है हमारे सामने प्रस्तुत हो पाया। इसके साथ नेक्स्ट चलते हैं, विजयनगर साम्राज्य की व्यापारिक गतिविधियों के बारे में बताइए, या विजयनगर साम्राज्य के शासकों के लिए व्यापार क्यों ज़्यादा महत्वपूर्ण था। ठीक है, तो सबसे पहले विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दो भाइयों हरिहर और बुक्का द्वारा 1336 में की गई थी। विजयनगर में शासकों को राय कहा जाता था, राजा को क्या कहा जाता था, राय कहा जाता था। जैसे जब मुगल शासन करते थे तो वहाँ के राजाओं को क्या बादशाह कहा जाता था, नवाब कहा जाता था, तो वैसे ही यहाँ पे विजयनगर में राजा को कहा जाता था राय। तमिलनाडु में जो है चोलों और कर्नाटक में होयसालों का राज हुआ करता था। अब उसके ये पड़ोसी बताया गया है, तमिलनाडु में चोल शासकों का राज था और कर्नाटक में होयसालों का राज था। शासक अपने आप को देवताओं से जुड़ा हुआ दिखाने के लिए शिव और विष्णु को समर्पित बड़े बड़े विशालकाय मंदिर बनवाते थे। ये अधिक से अधिक मंदिर बनवाते थे और उनका क्या करते थे, संरक्षण करते थे, सुरक्षा देते थे। जैसे तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर या वेलूर का तनकेश्वर मंदिर जो है। इसके साथ विजयनगर साम्राज्य के जो है अश्व सेना भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। वहाँ पे अश्व सेना ज़्यादा थी, घुड़सवार जो सेना होती है। यहाँ पर अश्वों का व्यापार होता था, इसीलिए अश्व को व्यापारी को कुदिरई चेट्टी कहा जाता था। जो अश्व का व्यापारी का काम करते थे वो क्या कहलाते थे, कुदिरई चेट्टी कहलाते थे। विजयनगर के बाजार जो थे समृद्धि का प्रतीक थे, बहुत ज़्यादा वहाँ पे व्यापारिक गतिविधियाँ जो थी, एक थी अमीरी का प्रतीक थे। यहाँ पर बहुमूल्य रत्नों को बेचा जाता था जिन्हें खरीदने के लिए धन की आवश्यकता होती थी। विजयनगर की भूमि बहुत उपजाऊ थी, इसलिए यहाँ खाद्यान्न वस्तुएं, मतलब खाने की जितनी भी चीज़ें हैं, मसाले, वस्त्र, सबका व्यापार आसानी से होता था। ठीक है,
इसके साथ देखते हैं कि घोड़े अश्वसेना का प्रमुख अंग होते थे, इसलिए इनको जो है पश्चिम एशिया से, अरब से मतलब आयात की करके यहाँ लाया जाता था अच्छी नस्ल के घोड़ों के लिए। विजयनगर साम्राज्य में खनिज संपदा पर्याप्त मात्रा में थी, मतलब जो मिनरल्स है वो अच्छे खासी मात्रा में थी। यहाँ पर बहुमूल्य धातुएं, रत्नों, आभूषणों का भी आयात और निर्यात आराम से किया जाता था। विजयनगर की समृद्धि जो जनता थी वो विदेशी वस्तुओं की मांग करती थी। अब सीधी सी बात, इतना सारा व्यापार हो रहा है तो वहाँ की जनता कैसी होगी? अमीर होगी। अब जब अमीर है तो विदेशी वस्तुओं को खरीदना, इंपॉर्टेंट चीज़ें आज भी देखते जो अमीर होते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें पसंद करते हैं, तो वैसे वहाँ की जनता जो है वो रखती थी। इसके साथ शासक घोड़ों की बहुमूल्य धातुओं की मांग करते थे, जिसके कारण व्यापार यहाँ का क्या होता गया? समृद्ध होता गया, अच्छा होता गया। विजयनगर के व्यापारियों को राज्य के राजस्व की भुगतान देनी पड़ती थी। जो व्यापारी होते थे वो राज्य को क्या देते थे? टैक्स देते थे। और आज भी यही चीज़ होती है कि व्यापारी जो अपना व्यापार करने के लिए किसी भी राज्य में, उस राज्य की सरकार को टैक्स देते हैं। और राज्य समृद्धि और व्यापारियों के योगदान से आरंभ हुआ था, इसीलिए वो राज्य, विजयनगर जो राज्य था वो बहुत अमीर हो गया था। ठीक है, इसके आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय की उपलब्धियों के बारे में बताइए। बहुत फेमस रहे हैं ये राजा। राजनीति में सत्ता को दावेदारी में शासकीय वंश के सदस्य, जिसे कमांडर या सैनिक भी शामिल होते थे। 1485 तक सत्ता संगम वंश के पास थी। ठीक है, उन्हें सुलभों ने उखाड़ फेंका। एक और दूसरा वंश आया सुलभों, उन्होंने उसको हटा दिया। उसके बाद कृष्णदेव राय ने इस सत्ता पर क्या किया? अपना नियंत्रण हासिल कर लिया, अपना कंट्रोल कर लिया। क्लियर? कृष्णदेव राय जो है तुलुव वंश से संबंधित थे। तुलुवों ने 1503 से सुलभों की सत्ता पर कब्जा कर लिया था। ये विजयनगर पर कौन कौन से, देखिए 1485 में किसका? संगम वंश का शासन था। संगम वंश को हटाकर कौन आए? सुलभ आए। ठीक है, इसके साथ जो है कृष्ण राय जो थे तुलुव वंश से संबंधित थे। ठीक है, ये 1503 में थे। क्लियर? ये चीज़ें जो है याद रखने वाली है कि किस सन में कौन से वंश का जो है शासक था। कृष्णदेव राय ने 1512 में, 1512 में जो है तुंगभद्रा और कृष्ण नदी के बीच जो है रायचूर दोयाब हासिल किया था और विजयनगर का एक हिस्सा बना दिया था। उस जगह को विजयनगर का एक हिस्सा, एक तरीके से पार्ट बना दिया। ठीक है, ताकि जो दोयाब क्षेत्र, तुम्हें पता है नदियों का जो बीच का क्षेत्र होता है दोयाब कहलाता है। अब जो नदियों के बीच का क्षेत्र, नदी अपने साथ बहुत सारे जो है मिनरल्स वगैरह लेकर आती है, तो वो ज़मीन कैसी होती है? उपजाऊ हो जाती है ना। उपजाऊ ज़मीन हो जाती है, और उपजाऊ ज़मीन है, खेती अच्छी होगी तो उनको टैक्स भी अच्छा मिलेगा। कृष्णदेव राय ने 1514 ईस्वी में उड़ीसा के शासकों को पराजित किया। उड़ीसा जो राज्य है वहाँ के राजा को जो है पराजित किया, हरा दिया, और उसने अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। मतलब उसने, सोचिए, विजयनगर जो है उसको और ज़्यादा बढ़ा लिया है। क्लियर? इस जीत ने उसके साम्राज्य को सुरक्षा प्रदान की। कृष्णदेव राय ने 1520 में बीजापुर के सुल्तान को बुरी तरीके से हराया। एक और राजा को जो है युद्ध में हराया कृष्णदेव राय ने। ठीक है, कृष्णदेव राय ने सर्वप्रथम मंदिरों में गोपुरम, जो गोपुरम होता है, अगर आपने पुराने मंदिर देखे हैं, इनफैक्ट आपकी फ़ोटो है, आपकी जो बुक है उसमें फ़ोटो भी दिखा रखी है गोपुरम की। गोपुरम मंदिरों में बनवाने का जो रिवाज है वो इन्होंने ही शुरू किया था। बड़ा सा दरवाज़ा होता है जिससे जो है लोग अंदर आते हैं। ठीक है, और वो बहुत नक्काशीदार होता है, सुंदर सा होता है। ये मंदिर शिव को समर्पित होते थे। गोपुरम वह स्थान होता है जहाँ देवताओं की मूर्ति रखी जाती है। क्लियर? यहाँ पे आगे चलते हैं। कृष्णदेव राय ने विजयनगर के समीप एक उपनगर की स्थापना की थी। एक सब जो है छोटा सा राज्य जो है स्थापित किया था, जिसे नगलपुरम भी कहा जाता था। इसकी स्थापना उन्होंने अपनी माता के नाम पर, इसकी उपनगर की स्थापना की थी अपनी माता के नाम पे। बेसिकली हम भी जो है, कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों ने देखा होगा हॉस्पिटल्स वगैरह जो बड़े लोग बनवाते हैं उनकी माता वगैरह के नाम पे, ऐसे इन्होंने उनसे बहुत प्यार करते थे, तो एक उपनगर की स्थापना की, नगलपुरम। कृष्णदेव राय एक कुशल प्रशासक थे, अच्छे राजा थे। उन्होंने अपने राज्य के उत्थान के लिए, उसकी जो है एक तरीके से विकास के लिए जो है बहुत काम किए। उन्होंने सिंचाई के लिए बांध बनवाए, जिससे राज्य में कृषि दशा में सुधार हो सके, कृषि अच्छी से अच्छी हो सके। कृष्णदेव राय ने स्वयं को सत्ता का प्रमुख दावेदार बताया और यवन राज्य की स्थापना की। कृष्णदेव राय ने मंदिरों का निर्माण करवाया, पुराने मंदिरों की मरम्मत भी कराई। अभी पीछे जो है 2 मंदिरों के नाम हम पहले ही पढ़ चुके हैं। कृष्णदेव राय ने अपने दरबार में विद्वानों को और मूढ़ी लोगों को प्रश्रय, ऊंचा स्थान दिया था। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होते थे उन्हें क्या, ऊंचे से ऊंचा दर्जा दिया। विजयनगर साम्राज्य में सैनिकों को नायक या अमर नायकों की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। सैनिक जो है 2 भूमिकाएं निभाते थे, नायक और
अमरनायक की। विजयनगर साम्राज्य की सुरक्षा और संचालन सैनिकों की नियुक्ति की गई थी इसकी वजह से, और सैनिकों को दो प्रकार के होते थे, एक नायक होते थे, एक अमरनायक होते थे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सेना किलों पर नियंत्रण रखती थी, इनके पास सशस्त्र समर्थन होता था, साम्राज्य की सुरक्षा के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे, कई बार बसने के लिए उपजाऊ भूमि की तलाश में रहते थे, जिससे किसान इनकी मदद करते थे, और इन्हें क्या कहा जाता था, नायक कहा जाता था। तो सबसे पहले हम किसके पॉइंट्स पढ़ रहे हैं, नायक के, ठीक है। इसके बाद नायक सेना के आमतौर पे कन्नड़ और तेलुगु भाषा बोलते थे। जो नायक होते थे कौन सी लैंग्वेज बोलते थे, कन्नड़ और तेलुगु। नायकों ने किसानों जमींदारों की भूमिका निभाई थी, ठीक है। नायक एक जगह पर जो है कई बार विद्रोह कर देते थे बसकर, जिन्हें शासक सैनिक कार्रवाई के जरिए वश में करते थे, ये नायकों का काम था। नेक्स्ट चलते अमरनायक। अमरनायक क्या काम करते थे, सबसे पहले अमरनायक वे होते थे जिन्हें राय ने कर वसूलने की जिम्मेदारी दी होती थी। ये किसानों, शिल्पकारियों तथा व्यापारियों से भू राजस्व मतलब भूमि पर राजस्व जो है, टैक्स जो है वसूल करते थे। क्लियर। अमरनायक आवश्यकता पड़ने पे राय को क्या देते थे, सैनिक सहायता भी देते थे। जैसे नायक अगर विद्रोह कर देते हैं तो अमरनायक उनकी मदद करते थे अपने सैनिकों के जरिए। अमरनायक कर का कुछ हिस्सा अपने पास रखते थे और बाकी का राय को दे देते थे, मतलब राजा को दे देते थे। यह निम्न कारणों से करते थे, और कुछ भाग अपने पास जो रखते थे उससे वो क्या क्या काम करते थे, देखिए। सबसे पहला, व्यक्तिगत उपयोग के लिए, मतलब अपने राजमहल वगैरह की मरम्मत, अपना खुद का जो पर्सनल काम करने के लिए। नेक्स्ट, घोड़े और हाथियों के दल का रखरखाव करने के लिए। अब बड़ी बड़ी सेनाएं होती है ना, जिसको जो है जरूरत पड़ने पे वो राय को मदद करेंगे, तो उसको रखना भी है। घोड़े हाथी रखते थे। मंदिरों की मरम्मत करवाते थे उनके इलाके में जो भी आता है, ठीक है। सिंचाई के साधनों का रखरखाव भी करते थे, बांध वगैरह जो बनाए जा रहे हैं उसका भी तो रखरखाव करना है। क्लियर। ये हो गए कि इन कामों की वजह से वो कर का कुछ हिस्सा जो है अपने पास रखते थे और बाकी किसको दे देते थे, राजा को दे देते थे। अब चौथा काम क्या अमरनायक करते थे, अमरनायक वर्ष में एक बार राजा को भेंट दिया करते थे, मतलब गिफ्ट देते थे, अपनी स्वामी भक्ति प्रकट करने के लिए, मतलब वो कितना जो है अपने ईमानदार है। क्लियर। राजकीय दरबार में उपहारों के साथ साथ स्वयं भी प्रकट हो जाते थे, मतलब उपहार वो खुद ही जाकर राजा को देते थे। राजा अमरनायकों से एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरण भी करते रहते थे। ऐसा नहीं है कि एक जगह एक बार दे दे किसी अमरनायक को तो वो वही ज़िंदगी भर रहेगा, किसी दूसरी जगह उन्हें भेजा भी जा सकता था। और ऐसा वो करता था ये दिखाने के लिए कि अमरनायक उसके कंट्रोल में है, नियंत्रण में है, और नायकों की तरह ये विद्रोही भी नहीं बन पाते थे इस वजह से, क्योंकि इनका काम जो है एक तरीके से जगह बदलती रहती थी, ठीक है। काम टैक्स वसूल करना ही था, लेकिन जगह बार बार बदल दी जाती थी। इसके बावजूद हम ऐसे भी साक्ष्य मिले हैं जिससे हमें पता चलता है कि इन्होंने नायकों की ही तरह अपने क्षेत्र तक सीमित कर लिया और अपना नियंत्रण वहाँ स्थापित कर लिया और राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया। अमरनायकों ने भी कुछ कई बार ऐसे अपवाद भी मिल जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विजयनगर साम्राज्य में जल संचयन की संबंधी जो आवश्यकताएं थी उसको पूरा करने के लिए क्या क्या काम किया गया। तो सबसे पहले देखते हैं, इतिहासकारों ने विजयनगर साम्राज्य की जल संपदा का जो है स्पष्ट विवरण दिया है। उन्होंने बताया है कि जल संपदा की ज़रूरत यहाँ पे थी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पथरीली जगह है। यहाँ पे शासकों ने जल को जो है एक तरीके से संपदा की तरह जो है सुरक्षित रखा था, जैसे वो अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखते हैं। सबसे पहला है प्राकृतिक कुंड बनाकर, बड़े बड़े जो है एक तरीके से जो तालाब वगैरह कुंड बनाकर जो है इन्होंने उसको सुरक्षित रखा। विजयनगर में प्राकृतिक कुंड बनाने का ध्यान दिया गया। शासकों ने जल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्राकृतिक कुंडों का निर्माण करवाया, जैसे तुंगभद्रा नदी से पानी लाकर इकट्ठा किया जाता था। जल आवश्यकता की पूर्ति के लिए नदी के समीप बांध बनाए गए ताकि पानी एकत्र करके इस्तेमाल किया जा सके। इस पानी का इस्तेमाल सिंचाई के लिए और रोजमर्रा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होता था। इसके साथ साथ बड़े बड़े हौज भी बनवाते थे ये, ठीक है। अगर हौज आप लोगों ने देखे हो तो हौज भी जो है एक बड़े से कुएं की तरह ही होता है, ठीक है। हौज बनवाते थे। शासकों द्वारा अनेक हौजों का निर्माण करवाया जाता था ताकि पानी को एकत्र करके उसे इस्तेमाल में लाया जा सके। नदियों के समीप हौज बनवाए जाते थे। इस्तेमाल सिंचाई व शहर तक पानी को इसको ले जाया जाता था। शहर का पानी हौजों के जरिए पहुँचाया जाता था। प्रायद्वीप क्षेत्र जो शुष्क थे, बिल्कुल जो है ड्राई थे, जो आप पे जो है सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा पड़ती है, ठीक है, तो बिल्कुल ड्राई था, इसलिए बनाए गए ताकि सबसे महत्वपूर्ण हौज 15वीं शताब्दी में बनाया गया, जिससे कमलपुरम जलाशय भी कहा जाता है। इस हौज से पानी न केवल आसपास के खेतों को जो है सिंचाई का काम करता था, बल्कि एक नहर बनाने के माध्यम से भी राजकीय केंद्र में इसे ले जाया गया था। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं नहर निर्माण पे। जल संपत्ति आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो है यहाँ पे क्या बनवाई जाती थी, नहरें भी बनवाई जाती थी। हिरिया नहर इसका एग्जाम्पल है। इस नहर ने तुंगभद्रा पर बने बांध से पानी लाया जाता था, अर्थात यह नहर तुंगभद्रा नदी से क्या हुई थी, जुड़ी हुई थी। तुंगभद्रा नदी का पानी यहाँ पे आता था।
इस नहर को धार्मिक केंद्र और शहरी केंद्र से अलग करने वाली घाटी में जो है सिंचित किया गया था, वहाँ पे लगाया गया था। इसका निर्माण संगम वंश के राजाओं ने किया था। अभी मैं ऊपर बता रही थी कि अलग अलग वंश टाइम पे अलग अलग वंश के राजा थे, तो सब कुछ ना कुछ जो है पानी एक ऐसी मूलभूत आवश्यकता थी वहाँ सिंचाई वगैरह के लिए कि हर कोई पानी की बचत के लिए अलग अलग जो है काम करता था। नेक्स्ट चलते हैं लास्ट बांध निर्माण पे। शासकों ने बांध भी बनवाए थे ताकि पानी का जो है बर्बादी होने से बचाया जा सके। बांध इसलिए भी बनाए गए ताकि पानी बहकर लोगों के घरों में ना जा सके। क्लियर। इसके साथ चलते हैं कि विजयनगर साम्राज्य को जो है किलेबंद का जो क्षेत्र था उसका वर्णन है। स्पष्ट करें किलेबंद क्षेत्र में कृषि को करने के लिए कैसे रखा गया। बाकी सारी चीज़ें फ़ायदे और नुकसान भी इसके बताने हैं। किलेबंद, किलेबंद का अर्थ क्या होता है? पूरे साम्राज्य को चारों तरफ से क्या कर लेना, घेर लेना। अब सोचिए यहाँ पे अगर महल है तो इसके चारों तरफ ये क्या है, ये किला एक बना दिया जाता है, दीवार बना दी जाती है, तो ये क्या होता है, किलेबंद। और विजयनगर साम्राज्य तो ऐसे एक नहीं कई किलेबंदी होती थी। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। इसके साथ आप देखते हैं कि अब्दुल रज्जाक जो है राइटर थे, ये एक जो है यात्री थे। इन्होंने जो है अपनी पुस्तक में विजयनगर साम्राज्य की किलेबंदी क्षेत्र का बहुत अच्छा विवरण किया है। इन्होंने क्लियर बताया है कि किलेबंदी जैसे ये जो है महल है तो इसकी जो है किलेबंदी इस तरीके से जो थी वो 7 बार की गई थी। ठीक है, 7 बार सोचिए की गई थी ऐसी किलेबंदी। 7 पंक्तियाँ थी। ये जो लाइन्स है, अब मैंने तो 4 ही डाली हैं, ये जो है 7 पंक्तियों में जो है महल को क्या किया गया था, किलेबंद किया गया था। इसके साथ क्या कहते हैं अब्दुल रज्जाक, वो कहते हैं कि किलेबंद द्वारा न केवल शहर को बल्कि कृषि में प्रयुक्त जो आसपास का क्षेत्र होता था, जंगल होते थे, सबको घेर लिया गया था। वे कहते हैं कि किलेबंद द्वारा जुते हुए खेत, बगीचे, आवास सबको जो है इस किलों के अंदर जो है एक एक करके जो है अंदर किया गया था। क्लियर। पेश लिखते हैं कि इस पहली परिधि तक जो पहला सर्कल है, नगर तक दाखिल होने की दूरी बहुत है, जिसमें खेत है और वहाँ धान भी उगाए जाते हैं। सबसे बड़ी दीवार शहर के चारों ओर बनी पहाड़ियों को आपस में जोड़ती है। जो पहाड़ है उनको भी इस किलेबंदी का हिस्सा बना लिया। मतलब सोचिए यहाँ पे पहाड़ है तो यहाँ तक जो है दीवार बना दी, फिर ये जो पहाड़ है वो दीवार का काम करेंगे, फिर आगे जहाँ पहाड़ खत्म होते हैं उसको जो है आगे कंटिन्यू दीवार को किया गया है। ठीक है, क्योंकि पहाड़ों को तोड़ के अंदर आना तो बहुत मुश्किल होगा दुश्मनों के लिए। क्लियर। तो ये जो है संरचना क्या सुंड का कार बनाती है, सुंड आकार। क्लियर। इसके साथ चलते हैं। दीवार बनाने के लिए पत्थरों को जोड़ने में गारे और किसी भी वस्तु का प्रयोग नहीं किया गया। पत्थर के टुकड़ों को फाना आकार जो है दिया गया है, जिसके कारण ये आपस में जो है एक दूसरे पे जो है टिक जाते हैं, एक बैलेंस बन जाता है। ठीक है। वर्गाकार, आयताकार, भुज बाहर से निकले हुए थे। ये अलग अलग आकार के पत्थर जो है, जहाँ पे जैसे पत्थर जो है फिट बैठ जाए कि उनको निकाला ना जा सके, वैसे आकार देके जो है उन पत्थरों को वहाँ पे जोड़ दिया गया है। क्लियर। कृषि क्षेत्र एक व्यापक नहर प्रणाली के माध्यम से जो है सींचा जाता था, जिसमें तुंगभद्रा जल का जो नदी का जल था वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल अदा करता था। हम ऊपर भी पढ़ के आए हैं तुंगभद्रा के बारे में। दूसरे किलेबंदी नगरीय केंद्रों के आंतरिक भागों की चारों ओर थी और तीसरी शासकीय केंद्रों को घेरा करती थी। ठीक है, जिसमें महत्वपूर्ण इमारतें, प्रत्येक समूह की अपनी अपनी जो है अली दीवारें जो है घेरा गया था। किलेबंद में प्रवेश करने के लिए सुरक्षित प्रवेश द्वार जो विजयनगर साम्राज्य के प्रशासकों द्वारा इंडो इस्लामिक तत्वों से बनाए गए थे। इंडो इस्लामिक क्या होता है आगे मैं पूरा क्वेश्चन बताया है। इसकी एक विशेषता यह थी कि इसके ऊपर गुंबद का मेहराब होती थी। जैसे मुसलमानों के आपने देखे होंगे ताजमहल वगैरह, तो क्या होता है ऊपर गुंबद होता है। ठीक है, गुंबद और मेहराब बने होते हैं। तो वैसे ही इनके जो किलेबंदी की सुरक्षा की गई थी ये भी बनाई गई थी। और ये तुर्की शासकों की जो है स्थापत्य कला की ओर वहाँ से तुर्की जो शासक थे वो अपने यहाँ से लेकर आए थे ये परंपरा, और यहाँ पे इन लोगों ने भी अपना ली थी। इसके साथ आगे चलते हैं कि किलेबंद के अंदर शहर और सड़कों के माध्यम से एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र को जो है जोड़ा गया था। सड़कें प्रवेश के लिए जो है द्वार होती थी और कुछ सड़कें मंदिरों के पास भी बनाई गई थी। इसके साथ देखते हैं कि इसका फ़ायदा क्या होता था। सबसे पहला राजस्व के लिए। ठीक है, जब एरिया पूरा हमारे जो है राज्य के अंदर है तो किस व्यक्ति के अंतर्गत कितनी ज़मीन आती है, ये राजस्व का हिसाब किताब रखना बहुत आसान हो जाता था। दूसरा काम व्यापार का आधार कृषि था। व्यापार का आधार जब कृषि है तो उस जो किलेबंदी की गई है उसको भी तो अपने ही अंदर ले लिया गया था। कृषि को भी सुरक्षा दी गई थी। क्लियर। इसके साथ तीसरा क्या है, उत्पादन बढ़ाने के लिए। अब जब चीज़ें इतने अंदर होंगी, नहरें वगैरह के जरिए जो है प्राकृतिक कुंड या हौज बनाकर क्या करेंगे, ये उत्पादन बढ़ा पाएंगे। क्लियर।
इसके साथ जानवरों की जान बचाने के लिए जंगल वगैरह सबको जो उन किलों के जो अंदर है बंद कर दिया गया था। तो जैसे जंगलों वगैरह की जान बचाने के लिए उनको भी जो है दूसरे शिकारियों का खतरा नहीं था। इसके साथ क्या था, प्राय मध्यकालीन घेराबंदी का उद्देश्य क्या था, खाद्य सामग्री से वंचित कर देना अपने दुश्मनों को। अब दुश्मन जो है खाने की चीज़ें नहीं मिल पाएगी तो क्या करेगा, जल्दी आत्मसमर्पण कर देगा। क्लियर। इसके साथ क्या था, छठा, युद्ध काल में राजाओं द्वारा घेराबंदी कई महीनों तक जारी रहती थी, यहाँ तक कि वर्षों तक चल जाती थी। ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए उन्होंने क्या किया था, जितने भी अन्नगार थे, जितने भी खेती वगैरह की चीज़ें थी, उन सबको अंदर ही कर लिया था, ताकि उन्हें कुछ भी करने के लिए बाहर किले से जाना ही ना पड़े। ठीक है। सातवां पॉइंट देखिए, इन खेतों को आसपास जो साधारण जनता और किसान जो है रहते थे, जिसके कारण बाग खेत की रखवाली भी आसानी से कर पाते थे। क्लियर। इसके साथ चलते हैं, नुकसान क्या क्या थे। तो सबसे पहला किलेबंदी खेती योग्य भूमि को 4 दीवारों के अंदर रखने से हानि यह हुई थी कि प्राय बाहर रहने वाले जो किसान आने जाने में द्वारपालों की अनुमति लेनी पड़ती थी। सीधी सी बात है, जब नॉर्मल टाइम भी चल रहा है तब भी उन्हें किसकी परमिशन लेनी पड़ती है, सेना की, क्योंकि जितने भी किले बंद है हर एक किलेबंदी को जो है एक दरवाजे से जो है जोड़ा जाता था। तो वहाँ पे कौन रहते थे, सैनिक रहते थे। किसानों को हमेशा उनकी परमिशन लेकर आना जाना पड़ता था। नेक्स्ट चलते हैं, शत्रु द्वारा घेराबंदी होने पर बाहर से कृषि के लिए आवश्यक वस्तुएं जो है, जैसे बीज हो गया, खाद हो गई, ठीक है, ये चीज़ें अंदर लाना मुश्किल हो जाता था। नेक्स्ट चलते हैं, यदि शत्रु के द्वारा साल की फसल को आग लगाकर जला दिया जाए तो इससे बहुत बड़ी हानि होगी, सीधी सी बात है ना। या उत्पादन जो है कम हो जाएगा, उत्पादन भी कम होता था क्योंकि एरिया कवर हो गया है। अब जंगल की ज़मीन को जो है काट के जो है खेती में हम नहीं मिला सकते थे। इसके साथ व्यवस्था जो थी क्या थी, सीधी सी बात है, इतने सारे जो घेरे बनाए गए हैं, जो दीवारें तय की गई है, वो क्या होगी, महंगी होगी, बहुत ज़्यादा पैसा बहुत खर्च हुआ है। कठिन परिस्थितियों में किसानों के लिए क्या हो जाता था, असुविधाजनक हो जाता था। क्लियर। उनको जो है ज़्यादा दिक्कतों का तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता था, ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी उन्हें। इसके साथ ये क्वेश्चन और भी कई 2 तरीके से पूछा जा सकता है कि विजयनगर साम्राज्य में किलेबंदी क्षेत्र में कृषि क्षेत्र को क्यों समाहित किया गया था, इसके फ़ायदे और नुकसान बताइए, जो मैंने बता ही दिए। एक तरीका और है कि विजयनगर साम्राज्य के किलेबंद क्षेत्र के बारे में अब्दुल रज्जाक का विवरण क्या है, ये भी बता दिया है। अब जो है लास्ट क्वेश्चन पे आज के चलते हैं कि इंडो इस्लामिक शैली से क्या अभिप्राय है। तो किलेबंद बस्ती में जाने के लिए प्रवेश द्वार पे मेहराब बना दी जाती थी, द्वार के ऊपर जो है गुंबद बना दी जाती थी। ठीक है। और ये स्टाइल क्या था, तुर्की सुल्तानों का स्टाइल था, जो इन्होंने जो है कैप्चर कर लिया था। ठीक है। शासकीय केंद्रों से शहरी केंद्रों को अलग करने के लिए जो है सड़कें बना दी गई थी। कला इतिहासकार इस शैली को क्या बोलते हैं, इंडो इस्लामिक, आधा इंडियन और आधा इस्लाम से जुड़ा हुआ। ठीक है। क्योंकि इसका विकास विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय स्थापत्य की परंपराओं के साथ संपर्क से हुआ था। जब भारतीय जो शैली है वो इस्लामिक शैली से मिली थी, तो उसके संपर्क से इंडो इस्लामिक शैली का जो है वो विकसित हुई थी। ठीक है। इसके साथ ये चैप्टर जो है अभी के लिए इतना ही है। अब आगे जो है इसका नेक्स्ट पार्ट में होगा। अगर पसंद आए तो शेयर करें। थैंक यू।